औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए ज़रा जल्दी जल्दी आइए। बहुत आप लोगों की वो थी कि मैं लाइव आऊँ। आज मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर हूँ और मैं आज लाइव आया हूँ। कुछ अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। रईस बेग साहब वालेकुम सलाम। विरासत साहब, वॉइस नहीं आ रही है भाई, ये बढ़ा दिया मैं और देखता हूँ वॉइस तो फुल है। फिर एक बार चेक कीजिए आप ज़रा। विरासत खान साहब, एक बार चेक कीजिए वॉइस आ रही है क्या, प्लीज़ कंफर्म कीजिए आप लोग। यजरी अलमास वालेकुम सलाम, ज़रा वॉइस के लिए बोलिए। अब्दुल अजीज बमास वालेकुम अस्सलाम, वॉइस आ रही है क्या, कंफर्म कीजिए। हेलो, कोई कंफर्म कीजिए ना, वॉइस आ रही क्या। मैं बोलते रहूंगा, पता चला कि वॉइस नहीं आ रही फिर। ओके रईस बेग साहब, ओके। चलिए दोस्तों, आप तमाम को सलाम अलैकुम। और जिनके सलाम का मैं जवाब नहीं दे सका उनको बाद में मैं जवाब दूंगा। और आइए, आज हम कोई बहुत अहम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आपसे मैं आया हूं आपके साथ। चुप चुप सलाम अलैकुम जफर अहमद साहब, आपको भी चुप चुप वालेकुम सलाम। तो वॉइस आ रही है, ओके। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हर तरफ नफरती बयानात, मुसलमानों को काटने पीटने की बातें और मुसलमानों को भगाने की बातें, सब यही चल रहा है पूरा। फेसबुक खोलो आप और जाके नफरती चिंटों के संघ परिवार, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये तमाम जितनों को भी आप देखेंगे, इनके पेजेस को देखेंगे, उन तमाम पेजेस के ऊपर कोई लगाम लगी हुई नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसको जो जी में आया मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। सुन इसलिए रहे हैं, अभी हमको उम्मीद है कि हमारा कानून काम करेगा, पुलिस हमारी काम करेगी, हमारी अदलिया इंसाफ करेगी। ये उम्मीद के ऊपर हम भी खामोश हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे मारने काटने की बातों से मुसलमान हिंदुस्तान का डरने घबराने वाला नहीं है। ऐसे तो नहीं है हम कि हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, आप आएंगे हमको काट देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 22 से 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, क्या ऐसा ले जाके समंदर के अंदर आप फेंक देंगे कि चलो खत्म कर दो सबको? ऐसा होने वाला नहीं है। आजकल बहुत फास्ट दौर है, सारी दुनिया 1 मिनट के अंदर जमा हो जा रही। किसी मुल्क में जुल्म हो रहा है तो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस हैं, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं जहां ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वो लोग भी देख रहे हैं। अभी अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ मसाजिद को शहीद करना, उनके घरों को बुलडोज करना, मुसलमानों को जेलों में डालना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर वहां के एक मेंबर पार्लियामेंट, एक लेडी ने अमेरिका में बहुत सख्त एहतजाज किया, जिससे हमारा देश के जो लीडर्स हैं बीजेपी के सख्त नाराज हो गए कि वो खातून ने ये आवाज़ उठाई कि हिंदुस्तान में इस तरह का जो है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा, घरों को बुलडोजर किया जा रहा, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में हो रहे हैं। दुनिया देख रही है। जिस मस्जिद को ऑर्डर देके उसको मंदिर बना दिया गया, अल जजीरा के ऊपर उसकी
मैंने रिपोर्टिंग देखी, उसका वीडियो मैंने अल जजीरा पे देखा। इसका मतलब ये हुआ जब अल जजीरा पे कोई न्यूज़ आती है तो सारे अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज वो न्यूज़ को देखते हैं। और अल जजीरा के कई चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल है, अरबिक चैनल है और उर्दू चैनल है। ये तमाम चैनल से अल जजीरा को यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान की खबरें दुनिया के कई ममालिक में जा रही है। अब आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप लोग फालतू किस्म के वीडियोस को बहुत पसंद करते, लाइक करते और उसको शेयर करते, ठीक है। लेकिन वो वीडियोस जो हमको मारने काटने की बातें करते हैं, वो वीडियोस को आप लोग शेयर नहीं करते। क्यों? सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप में और यूट्यूब पे इन न्यूज़ों को प्रमोट करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, आपके बारे में क्या प्लानिंग हो रही है। वैसे भी अमेरिका का एक न्यूज़पेपर बहुत पहले से लिख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होने वाला है। कब होने वाला है वो तो नहीं लिखा उसने, लेकिन 2 मरतबा उसने लिखा है कि इंडिया में जेनोसाइड होने वाला है, कत्लेआम होने वाला है और वो कत्लेआम मुसलमानों का होने वाला है। आपको अपनी अपनी तैयारी करके रखना है, आपको अपनी अपनी जगह पे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपको हर जगह, सारे हिंदुस्तान में आपको मिलजुल के आने वाली मुसीबत का मुकाबला करने का है। अब आइए हम बात करते हैं एक आवारा औरत की, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता था लेकिन ले रहा हूं, नाजिया इलाही खान। उसकी सूरत देखो आप, बंदर के ग्रैंड के सर की है सूरत। बंदर की ग्रैंड देखो आप। अब वो क्या होता, अब गालियां दिए तो बोलते चिचा आके गालियां दिए, अरे चिचा टोपी पहन के थे गालियां दिए। अरे भाई, हमारे कुछ छेड़ेंगे, हमारे सरकार की शान में गुस्ताखी करेंगे, अम्मा आयशा के बारे में बोलेंगे, हमारे साहबा इकराम के बारे में बोलेंगे, हमारी कुरान के बारे में बोलेंगे, हमारी शरीयत के बारे में बोलेंगे, हमारे नमाजों के बारे में बोलेंगे, हमारी खवातीन के बारे में, हमारे हिजाब के बारे में बोलेंगे। यकीनन हम माँ के बराबर गालियां देंगे। जितने गालियालॉजी डिपार्टमेंट के तो हम प्रोफेसर हैं। हमारी खुद यूनिवर्सिटी है, या खुद पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ब्रिज के पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, गालियालॉजी डिपार्टमेंट उसके अंदर है, बच्चों को गालियां सिखाते हम। मैं तो खुद प्रोफेसर डीन हूं कॉलेज का, तो फिर हमारे पास तो कितने गालियां होंगे सोचो आप। हम तो बराबर देंगे गालियां। अगर कोई आके हमारे बारे में गाली देगा, हम भी पलटा के गाली देंगे उसको। और कोई हमारे आंख के ऊपर आएगा, जब आया खुद देखेंगे यार, जब आना है आजा। एक हिजड़ा गोशा महल में रहता, उसको हिजड़ा बोले तो जो गुस्सा आ रहा है, कोई मेरे से लड़ने वाला, वो साले जो है सुवर के जो है बच्चे जो है ऐसा फोना करके धमकियां देते, लड़ना है तो आमने सामने आ जाओ बोल रहा। अरे काले लिंडू, तू कब लड़ता, कहां लड़ता, तू जगह पता बता। हैंड टू हैंड लड़ता हूं बोरा ना, तू जगह बता, पता बता। हैंड टू हैंड के अवस्थे में एक आदमी को लेके आता हूं, हैंड टू हैंड लड़ ले तुम मियां भाई के साथ। खुदा की कसम, एक भैरी में अगर तू जमीन नहीं चाटा ना, नीचे गिर के जमीन के ऊपर अगर तू जमीन नहीं चाटा, तो मेरा नाम भी जो है सैयद सलीम नहीं। तू जगह बता, पता बता। ये फेसबुक पे आके ये वैसा ऐसा बोलने से नहीं होता। तो उन लोगों को बोल लेना, तो छोटा साला बड़ा साला, वो लोग कुछ भी नहीं करते, लोग मिले हुए तेरे साथ। छोटा साला बड़ा साला तेरे दोस्त हैं, तेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ाते, तेरे को जिता के लाते, तो गालियां देना उनका काम चलते रहता। तू बोल, पता बता, जगह बता। मैं एक आदमी को लेके आता हूं, तू मैं दोनों खाली आदमी को लाके छोड़ता हूं। तो पता बता दे, गोशा महल बोल, गोशा महल को लाता हूं। तेरी मां अगर सही बाप की तो औलाद है, तेरी मां का तेरा बाप जो है सही है, नस्ल में तेरी फर्क नहीं है, तो तू जगह बताना।
वो वीडियो बनाए सरकार ने, पोस्ट करा वीडियो में, उस पर भी लिखा मैं, तो खाली जगह बता दे बाजा सिंह, मैं आदमी को लेके आता हूं। एक ही भैरी उसकी पड़ी ना, तेरे कान के पर्दे फट जाते, तू जमीन छाटता। तो को नहीं मालूम है मियाँ भाइयों का मार कैसा रहता, समझा? दूसरा मार नहीं मारते लड़ाई के अंदर हम लोग, एक ही मार के अंदर नीचे जमीन पे गिरते। और वो एक रंडी निकली, नाजिया इलाही खान कहते, उन्हें निकल के जो मुकवाया बोरी चर 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 चर। अरे तेरा मुंह है, तेरा क्या है, तेरा जो दिल में आया इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बकते जारी, बकते जारी, बकते जारी, बकते जारी। अब मैं क्या बोलूं यार, दिमाग खराब हो गया उसका, उसे इतना ज्यादा बोली। उसका मुंह देखे तो पेशाब करना दिल बोल रहा उसके मुंह में। ऐसी ख्वाहिश हो रही अंदर से कि इन्हें सामने आ गई तो इसका मुंह लेके मुंह में पेशाब तहारत करूं इसके मुंह में बोल के। फिर लोग बोले मेरे को नहीं चीचा, वो तहारत तोड़ जाती है उसके मुंह में, उसका मुंह तहारत करने के काबिल भी नहीं है। उन्हें एक वाकया सुना है मेरे को। बोला क्या हुआ? अरे मैं वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बड़ा मजे का किस्सा है देखो। आप मोटरसाइकिल पे जा रहा था, एक औरत से टक्कर हो गई बंबई में। अल्लाह जी, फिर क्या हुआ? मोटरसाइकिल अंदर चले गई। अरे बोला अरे औरत का क्या हुआ? अरे औरत के अंदर ही मोटरसाइकिल चले गई चीचा। मैं बोला अरे ये तो बहुत डेंजर हो गया मामला। अब मैं मोटरसाइकिल पे अंदर जा रहा हूं, फिर रहा हूं, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अंदर फिर रहा हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं। 4 घंटे लग गए। उसके बाद एक साहेब आ रहे थे, उनको पूछा मैं, अजी हजरत कुछ बाहर का रास्ता इसमें नहीं मिल रहा, मेरा वहां भिवंडी कने एक्सीडेंट हो गया, मेरी मोटरसाइकिल एक औरत के अंदर चले गई, मैं रास्ता देख रहा हूं, रास्ता नहीं मिल रहा। वो साहेब अजीब व गरीब बात करे थे। उन्होंने बोले अरे भाई सुबह 10 बजे मैं ऑफिस को जा रहा था, बस में बैठ के, बस की एक औरत को टक्कर हो गई, बस ही चले गई अंदर। मैं खिड़की तोड़ के बाहर निकला, मैं बस के लोगों को ढूंढ रहा हूं, बस को ढूंढ रहा हूं। 6 घंटे से मेरे को बस नहीं मिली, तेरे को रास्ता कहां से मिलेगा? तो ये ऐसा भखाड़ा है, ये इसको जो है बेडशीट वगैरह की कहानी नहीं है इसकी। ये इसको लेके जाके गंडीपेट नागार्जुना सागर पे खड़ा करके जोर से हिलाए तो डैम बनवाया था। इतना माल गिरता अंदर से कि पूरे जितने भी वो है ना, सारे के सारे जो है बनवाए थे, डैम बनवाए थे पूरे, समझे आप? बहरहाल सरकार की शान में गुस्ताखी करे, जा मिले कर देना किस्सा कहानी। मैं आपको 1-2 वाकयात बताता हूं, जरा गौर से सुनो आप लोग। क्या है, कुरान की सूरह नून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान कर दी है। सूरह नून सारी चीजें उसके अंदर आ गई, उसका तर्जुमा पढ़ लो। सूरह नून का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब की शान में क़यामत तक के लिए आपके बारे में जो है, आपकी शान में जो है कलाम मजीद में इरशाद फरमा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी जो अल्लाह के नबी को गालियां देता था, बुरा भला बोलता था हमेशा आपके बदपीछे लोगों के बारे में, लेकिन वो जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हैं, अल्लाह के नबी अमानतदार हैं, अल्लाह के नबी नेक हैं, अल्लाह के नबी सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये उसको पता था। लेकिन फिर भी वो कमीना पूरे मक्के में फिर के लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते रहते, जाते रहते, आपके बारे में तंजिया गुफ्तगू करता, बुरे बातें करता। लोग बोलते या रसूल अल्लाह, ये आदमी आपके बारे में इतना कुछ कहता है और आप खामोश चले जाते हैं। अल्लाह के नबी ने 10 ऐब उसके बारे में बताए। कितने ऐब? 10 ऐब। ये जानी है, शराबी है, सूदखोर है, इन्हें फलां है, कज्जाब है। 10 इसके ऐब बताए। 10वां ऐब अल्लाह के नबी ने कहा कि ये हराम की औलाद है, हराम की औलाद है। शान नबी में गुस्ताखी करने वाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हराम की औलाद है। 10वां ऐब
अब 9 ऐब उसको मालूम थे। अब 10वां ऐब ये अपनी मां के पास जाता, मां को बोलता, मां मैं हमेशा मजाक उड़ाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको बुरा भला बोलता बद पीछे। आज उन्होंने मेरे में 10 ऐब को गिनाया, 9 ऐब तो मुझे पता है मुझ में है, 10वां ऐब उन्होंने कहा कि मैं हराम की औलाद हूं। क्या यह बात सच है? तू सच अगर नहीं बताएगी तो मैं तलवार से अपनी गर्दन काट लूंगा। मां रोने लगी और उसने कहा कि अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है तो वो सच होगा। मां रोने लगी, बोली कि हाँ बेटा, तुम्हारे बाप से औलाद नहीं हो रही थी, ये जमीन जायदाद ये सब कुछ था, मैं फलां बिन फलां के साथ अपना मुंह काला करी, बच्चे की ख्वाहिश थी कोई वारिस हो तो तू पैदा हुआ। क्या मतलब हो गया दोस्तों? अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला क्या होता है? हराम की औलाद होता है। अगर कोई हरामजादी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करती है और कोई हरामजादा, चाहे वो काला बाजा सिंह लिंडू सिंह हो, चाहे वो नाजिया इलाही खान हो, अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाएं, आज तो डीएनए टेस्ट है, करवाएं तो आपको पता चलेगा ये हराम की औलाद है। 100% आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे आका कभी झूठ नहीं बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बयान करते थे सारी जिंदगी, और ये एक हकीकत है कि हराम की औलाद होते हैं। और कुरान ने भी उसके बारे में सूरह नून में फरमा दिया, ये हराम की औलाद है, ये तमाम के तमाम हराम की औलाद है। जो हमारे आका के बारे में कोई बुरा बोलते हैं, अरे वो तू कहां है पता नहीं, नाजिया अगर तू हैदराबाद में होती, अल्लाह की कसम तेरे को हम ढूंढ निकाल लेते। तू किसी खान साहब की औलाद तो नहीं हो सकती। अभी मैंने एक वाकया कुरान का भी बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया भी बयान फरमा दिया। तू किसी खान साहब की औलाद हरगिज नहीं हो सकती। यकीनन तुम लोगों की माओं ने किसी गुफा में या किसी साधु से मुंह काला करा तो तुम लोग पैदा हुए। तुम्हारे नुत्फे में फर्क है। जिसका नुत्फा सीधा होता है वो कभी किसी मजहब के बारे में, किसी पैगंबर के बारे में नहीं बोलता। आज तेरी इसकी हालत आज क्या होगी पता है आप लोगों को? आज बीजेपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट आया, आके उसने एक बयान दिया कि नाजिया इलाही खान का बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी कोई मेंबर नहीं है बीजेपी की, ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उसका कोई ओहदा है। मैंने पूरे इंडिया में चक्कर लिया, हर तरफ चक्कर लिया, लेकिन ये नाम की कोई औरत नहीं है और उसको इस किस्म के बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बीजेपी का मैंने पोस्ट किया, उसका वीडियो नीचे है वीडियो। उसने आके इसको धुतकार दिया, बीजेपी ने इसको धुतकार दिया। अब जिन लोगों के साथ फिर रही है तो उन लोगों के पकड़ के फिरते रहे। याद नहीं है तुझे वसीम रजवी लखनऊ का, जो बाद में सती आनंद कुछ बन गया था उन्हें, वसीम रजवी, उसने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला कि कुरान के अंदर से 16 आयतों को निकाल दो। 16 आयतों में जिहाद की बात है। अब जिहाद का जमाना नहीं है। जिहाद की आयतें मक्के में नाजिल हुई थी 1400 साल पहले के लिए, अब के लिए नहीं है। वो तशद्दुद की बात करता है कुरान।
और इसको ये आयतों को 16 आयतों को निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर वो कुत्ते को आरएसएस ने भेजा। फिर वो डबल बेंच के ऊपर गया, डबल या ट्रिपल बेंच पे गया। आप लोगों को तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुनाता हूं, 2-3 साल पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की फैसला दिया कि आज के बाद ऐसा पिटीशन नहीं डालना, और उसको चालान किया। कहा कि कुरान के अंदर कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। कुरान मुसलमानों की मजहबी किताब है, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। वसीम रिजवी को धुतकार दिया। उसके बाद मैंने एक दिन उसका नंबर फाइंड आउट करके फोन किया, करके मैंने उसको कहा, हेलो, मैं हैदराबाद से प्रोफेसर सैयद सलीम बात कर रहा हूं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याकूतपुरा से। मैं स्पीक टू मिस्टर वसीम रिजवी सर। ऐसा खुश हुआ। यस प्रोफेसर साहब, यस डॉक्टर साहब, यस डॉक्टर साहब। प्रोफेसर सर, आप कहां से बात कर रहे हैं सर आप? मैं बोला याकूतपुरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम ए डीन ऑफ गालियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप और ज्यादा मुतासिर हो गया। बोला कौन सा डिपार्टमेंट है कि इतना बड़ा गालियोलॉजी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? और जी सर। मैं बोला वसीम रिजवी साहब, आप वहां गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, कुरान के बारे में आपने पिटीशन डाला? हाँ डाला है ना मैंने। अभी जो है उसका तो आया है, अभी मैं जो है सीजे के पास जाऊंगा। उसके बाद मैं जो गालियां शुरू करा उसको, वो गालियां सुनने के बाद बुर्रा तेरी माँ की बहन की। मैं बोला रे माँ की बहन की छोटे गालियां हैं, हमारे कहने नर्सरी में, फर्स्ट क्लास में, 5th क्लास में सिखाते हैं बच्चों को छोटे। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े हैं। उसको वो गालियां मैंने दिया भाई। अब चीख रहा, फोन भी नहीं रख रहा, मजा ले रहा हूं मैं। मेरे साथ ख्वाजा बिलाल थे, ख्वाजा बिलाल अहमद, हमारे इस्लामिया कॉलेज के। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, वो मजा लिए हम लोग। अब वो मेरे को बाजू से मारते जा रहे हैं, ख्वाजा बिलाल देते जाओ उसको गालियां बोल के। अब मैं भी देते जा रहा हूं। 15-20 मिनट गालियों का जो है मुकाबला चलते रहा। उसके बाद में फोन कट कर डाला, समझे आप? तो हम तो किसको भी नहीं छोड़ते, वसीम रिजवी रहो, कोई रहो। तो ये हरामजादे जितने भी है, ये नस्ल हराम है। आइए, इसका तो कुछ भी नहीं, ये बहुत गलीज है, इन्हें गंदी बदबूदार है। इसको ना बेडशीट बिछा सकते, फ्री में भी लेके आके दिए, समझो आप, अपने टेस्ट से हटके है। बहुत भूख लग रही, अब रोड पे भी कुछ मिला तो खा लेंगे। जैसा मंगलहाट में मैं खा लिया था, बाजा सिंह की गली में, जवानी में बेडशीटा बेचने गया, गली के अंदर हो, तो काली तोप्पा एक जनी बेडशीट के वास्ते बुलाई मेरे को, इधर आओ। बोली बेडशीट है, कहा? बोला है ना, तो जरा बिछा के बताओ। बोले बिछाया। अब इतनी भूख लग रही थी मेरे को, मैं बिछाने के बाद बोला बैठो जी। बैठी, उन्हें पानी लाती हूँ बोली, पानी ने दूध लाती हूँ बोली। फिर जाके वहां से ताजा दूध लाके पिलाई। अब दूध पीते के साथ ही मूड में आ गया, अब काली की पी लेगी। ऊपर जो ऐश्वर्या राय समझे शुरू हो गए, ये पैदा हो गया, काला लिंडो पैदा हुआ। अपने बच्चा है, वो गलती से हो गया, अब क्या करेंगे? वो भूख लगी तो, लेकिन भूख लगी तो ये नाजिया हसन को भी नहीं खा सकते अपन ने, इतनी गंदी है। उसका मुंह देखो यार, उसका मुंह देख के भाग जाना लोग, समझिए आप। यानी गिरैंड तो भी इंसान की अच्छी रहती, गिरैंड से बदतर इसका मुंह है। क्या है नहीं मालूम इसके मुंह में। इसको देखते के साथ ही एकदम से नफरत हो रही। लोग बोल रहे चिचा बेडशीट की भी कोई इज्जत है यार। बेडशीट भी जहां बिछाना है बिछाना, हर जगह पर नहीं बिछा सकते बेडशीट। इतनी गंदी रान करने बेडशीट बिछाएंगे क्या, बोलो आप? हाँ, जज़ाकल्लाह शाह आलम नदामी साहब। हाँ, पानी ने भी दूध पिलाई तो हो गया काम, वो ये काला पैदा हुआ जब, ये समझे आप। तो बहरहाल ये पूरे नाजायज औलादे हैं। ये एक बाप की औलाद नहीं है, अलग अलग नुत्फों के है। वो जमाने में मुसलमान जो है ना, जो मिले कर देते थे कार्रवाई। दहेवाली आओ, दोबन्नी आओ, कोई भी आओ, ये सब ये
अपने पॉपुलेशन ज्यादा है, समझो ये, समझे? आज हमारे गालियां दे रहे हैं आप। आइए साहब, आज हम बदलते हैं अपनी टॉपिक। अब आते हैं थोड़ा सा, बहुत दिन बाद आए अब्दुर्रहमान जी, जरा ये आप कौन है भाई? बहुत अच्छे अच्छे एफिसीज भेज रहे हैं, दिल के, हाथ के। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दिखता जब ये एफिजीज आते हैं तो लगता है कि लोग जो है ना ऑन हैं और देख रहे हैं, इससे खुशी होती है। कमेंट आते हैं, कमेंट देख के खुशी होती है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। इतने दिन के बाद आया मैं, और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। बी पाशा का क्या है चाचा, बेहतरीन। खालिद मियाँ, अच्छा सवाल करे आप। बी पाशा जाके एक रोड का इफ्तिताह करे, 3 करोड़ रुपए की रोड। अरे इसकी तो क्या सोने की रोड डाल रहे हैं क्या? 3 करोड़ का बजट बना के खागे सब जने मिल के पैसे हो? 30 लाख की रोड डाल के 3 करोड़ तो नहीं खागे के? तो ये तो हाल है। हर तरफ नेम प्लेटां लग रहे हैं, चारों तरफ लाके तख्तियां लगाते जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। अरे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। नकीबा हबीबा बाजे बजा लेते निकले हुए जहां देखो फूल के हारा पहन रहे हैं, शाला ओढ़ ले रहे हैं और तख्तियां लगाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ने पैसा नहीं है। सबा खान ज्यादा कल्ला जरूर। गवर्नमेंट के पास जो है ये जो फीस रिइंबर्समेंट के पैसे नहीं है। गवर्नमेंट के पास आरोग्यश्री के पैसे देने को नहीं है। हामिद हाशमी 303 करोड़ है वो, 303 करोड़ की रोड भाई, क्या बोलना बोलो आप। क्या आंख के अंधे है? अगर वो गुत्तेदार लेके आके लगाया या जाहिल मुरीदा लाके लगा दिए तो तख्ती का वो नेम प्लेट वो काटते वक्त रिबन देखते नहीं ये 303 करोड़ की रोड कैसा है मियाँ बोल के? हाँ, अभी पूरे बासी कामों पे प्लेटा लगाते जा रहे हैं। क्या बोले तो करोड़ों रुपए के तरक्याती काम। फिर तो हैदराबाद अब तक का शिकागो बन जाना था। 301 करोड़ खींचा हो भाई, 301 करोड़ है वो। तो अभी तक शिकागो, याकुतपुरा सिंगापुर, वो आपके बहादुरपुरा स्विट्जरलैंड बन जाना था। अभी रोड पे से आया मैं, हर जगह गड़े खड्डे, गड़े खड्डे। उस पे स्पीड ब्रेकर अलग है। हाँ, बहरहाल ये खाली नेम प्लेटां लगाना, तकरीरां करना, खड़े के लोगों को बेवकूफ बनाना, चले जाना। अब दोस्तों SIR के बारे में एक दो बात बोलता हूं। मुबशिर, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज मुबशिर, हाउ इज द हेल्थ आफ्टर लॉन्ग टाइम? सलीम अंकल, यस मुबशिर, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मेरी ठीक है। और बीच में जो है लंदन की शादी के पूरे वो रूट से निकली, लंदन में शादी की पूरी। मोहम्मद गफ्फार अभी नहीं हुई शायद शादी बच्ची की उनकी। खैर, उनकी बच्ची की शादी अकबरुद्दीन अवैसी की, और उनके पर्सनल मैटर है वो। बच्चों के बारे में अपन नहीं बोलते। आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, जब असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी हुई तो इमीडिएटली मेरे पास वो नवाबों की तरफ से, जो नवाबा थे ना, बरकत आलम खान जो महबूब आलम खान को जेल में डाला दिए, समधी को, समधी के घर का काम करा दिए, पूरा तोड़ फोड़ करा दिया। वहां पे एक समधी गोली मार के मर गए। रात में जाके उनको गालियां दे के आए, माँ बहन के गालियोलॉजी डिपार्टमेंट के गालियां दिए उनको, रात को दिए। 10-11 बजे खूब देके निकले, सुबह को उन्होंने मार लिए, टाई टाई फिश तड़ाक। अभी दूसरे संदावे का ये हाल हो गया, दिख रहे हैं आप, पूरे तितर बितर हो गए, जेल में बुड्ढे को दला दिए। 84 साल के बुड्ढे को जेल में डाल दिए। अब बोल रहे हैं वो कॉलेज वालेज हमारे नाम पे, हमारे ट्रस्ट के नाम के ऊपर करो, हमारे दामाद के नाम पे करो बोल के डरा रहे सुना। में एक दामाद तो अमेरिका में है, चलो वहां के ससुराल वहां भी कुछ भी नहीं। अभी शादान वाले बच गए, उनका कब काम होता कि वो कॉलेजा कब बाया मार लेके अलग अलग हो जाते। हाँ अब्दुर्रहमान, बहुत दिन के बाद आया मैं। चलिए अब जरा काम की बात करते हैं। SIR महबूब आलम खान, मैं जहां तक समझता हूं, मैं जो रिव्यू किया केस को, महबूब आलम खान का इसके अंदर हाथ नहीं लग रहा। बाकी का अल्लाह आलम बिस्सवाब। वकील साहब भी बहुत कोई नेक आदमी नहीं थे वो, उनकी भी इतनी लंबी फाइल आई वकील साहब की। किसी दिन आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में वकील साहब की पूरी फाइल आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग दांत में उंगली नहीं पकड़ेंगे बोल के आप मुंह में पूरा हाथ पकड़ लेंगे आप लोग, समझ गए आप? इतने बड़े बड़े किस्से बेचारों के वो, ये लेने देने के ऊपर जो है काम हो गया उनका। खैर, लालूच बहुत बुरी चीज है, वो लालूच के अंदर उन्होंने भी चलते फिरते नजर आ गए।
ये बेचारों को तो इनको दला दिए डराने के, लेने के वास्ते कॉलेजों पे कब्जे की तैयारी हो रही। सर के लिए SIR के लिए भी घर पे आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गौर से सुनो। मोहम्मद बशीर वालेकुम सलाम। SIR के लिए घरों पे आ रहे हैं BLOs। कुछ भी नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी है। आप निकाल के बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स। आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा ना, आपका वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हो ना, और उसको पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग करके देखते हो ना, मार के उसमें आपका मिल जाता। खत्म, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद गया था मैपिंग सेंटर के ऊपर, हर बस्ती में लगा के बैठे थे वो लोग। इसको खराब कर दिए हबीबा मिल्लत। हबीबा क्या करी, अपनी फोटो, बाबा की फोटो लगा के एक फॉर्म बनाई। फॉर्म बना के पूरे हैदराबाद में काउंटरा लगा दे के SIR पोंगा लेके पुकार लेते फिर लोग परेशान हो गए। वो फॉर्मा भरना शुरू कर दिए इनके। वो लोग समझे इनो SIR कर रहे हैं। अब इनके जाहिल मुरीदा पूरा जमा कर लिए पेपर हम पूरे। उससे क्या होता? होना तो वो है जो BLO घर पे मशीन लेके आता, उस मशीन के अंदर उसको सिस्टम है। आप ये पूरे जमा करके लेके जाके मैपिंग को दिए तो उन्हें करने वाला नहीं है BLO। जितनी एक्सरसाइज नखीबा कराए पुराने शहर में, वो पूरी बेकार चलेगी मेरी नजर में। इसीलिए कि उन्होंने आके फिजिकली आपके घर के ऊपर BLO आके बेल मार के आपके पास बैठ के आपके कितने वोट है उनके मशीन के ऊपर मैपिंग करके देंगे तो वो अप्रूव होगा। समझ गए? अब कोई फोटो वोटो की जरूरत नहीं है। बिलाल शेख, बिलाल सैयद यहां पे BLO बैठे थे, लोगों को मालूम ही नहीं है यार। उनको गाइड करने की बजाय अचानक चबूतरों पे जो है डाल दे के पूरे शहर को जो है बेवकूफ बना दिए। लाओ SIR करो, आप लोग समझो, आपकी नेशनैलिटी खत्म हो जाएंगी, आप हिंदुस्तान के नहीं रहेंगे। वोट के लिए निकले, हराम के वोट कट हो रहे हैं, इसकी परेशानी में निकले हुए। इनके जो बोकस वोट है, जो वोटों से, समझे आप, तो वो वोटा निकल रहे हैं। अब कैसा निकल रहे मैं बताता हूं आपको। मैं गया सेंटर पे, गया मैं जाके, मैं दो मैडम और 2 आदमी बैठे थे। मैं बोला ये मेरे वोटर कार्ड्स हैं, ID कार्ड्स हैं वोटर के लिए। मारे उन्होंने, बोले है सर आपके। बोला मेरे बच्चों के है सर, आपके बच्चों के भी है। मैं बोला पुराने को मैच करके दीजिए आप। उन्होंने फौरी मारे, निकाल के वो मैपिंग करे। 5-10 मिनट लगे होंगे बड़ी मुश्किल से मेरे को मैपिंग करके। बोले सर आप इसकी फोटो ले लीजिए। मतलब क्या है ये आपके बच्चों के आपके वोट कंफर्म हो गए, तो फोटो ले लीजिए आप। अच्छी बात है। बोला मेरे कैमरे में है, मुझसे बात कर रहा हूं मैं, उसी के अंदर वो फोटो है। मैं वो जो मैपिंग कर दिए थे उसकी कॉपी ले लिया, मैं आ गया घर को। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का आपके घर पे आएंगे। चीचा नामपल्ली के मैडम बोल रहे 2 खाना दिखाना कहते, 2 काना दिखाना कहते। क्या 2 दिखाना कहते उनको एक ही बस है भाई। 2 कहीं को दिखाते उनको खाना हो ना, उनको जो भी दिखाना है एक दिखाओ। 2 दिखाए तो ना, और 2 लाओ बोलते हो ना। बहुत बड़ा गड़ा है भारत का। कौन से गांव की एक ही होने हो, उन्हीं से ना हो। टांग पे टांग रख के चीड़ दूंगी मोटी भैंस हो, समझे आप? सप्लाइंग कंपनी वालों के टेबल के पैसे देना है, कहते यकीनन देना होगा। लाले के दाले के फिरा डाले तो वो आप जितनी भी एक्सरसाइज करें SIR की जो बना के दिए, बेकार हो गए आपके, वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने ये बताने गए कि हम करा रहे हैं आपका वोटर का SIR का, हम काम करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा सकते। BLO आ रहे हैं आपके घर पे आते, आप अपना वोटर ID कार्ड रेडी रखिए, लाइट की बिल आपका जो है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका पासपोर्ट हो, या घर में और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, गैस की बिल हो, आपके जो है आपके इनकम टैक्स का भी रहता ना, आपका कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो उठा के रखो। आए तो बताओ, कोई आपको जो है जरूरत नहीं है। उन्होंने मारते आपको जो है आ जाता, और उन्होंने मैपिंग करते पुराने में है आप है नहीं है तो आप बोलो भाई या हमारे किराएदार थे चले गए, काट देते। और ये जो बिहारियां, यूपी के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, ये सारे आके जो लाखों की तादाद में
पुराने शहर में वोटर आईडी कार्ड बना लिए। आज एक बीआरएस का एमएलसी जाके उससे मिला, इलेक्शन कमिश्नर से मिला हैदराबाद में, मिल के बोला कि डबल वोटर जिसके है, ये बिहारियों के यूपी के जितने यहाँ पे आके बना लेके यहाँ पे वोट डाल रहे हैं वो लोग, ये वोट ऐसा डबल उनका दिखा तो केसेस बुक करो, केस बुक करके उनके ऊपर जो है केस बुक करो, उनको 1 साल की सजा है। ये आर्टिकल के तहत डबल वोट रखने वाले को जो है 1 साल की सजा है। तो तमाम बिहारियों को और इन तमाम को पकड़ो और इन लोगों के ऊपर एफआईआर करो बोल के आज के न्यूज़पेपर में मैं न्यूज़ पढ़ा कि वो एमएलसी जाके श्रवण कुमार है शायद हो, और अपने पूरे बीआरएस के लोगों को ले जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे हैदराबाद में कंप्लेंट किया है, वो ऑफिशियल कंप्लेंट करके आया वो। तो जितने बिहारियां यूपी के तमाम यहाँ पे हैदराबाद में जो सुबह सुबह उठ के मुंह नहीं धो के जाके जमात को वोट डाल के आते, नहीं रे तुम लोग कान खोल के सुन लो, बिहारी यूपी महाराष्ट्र गांव के जो डबल वोटा हैं, अगर घटे तो केस बुक होता, 1 साल की सजा होती। वो एसआईआर वाले के टेबल के पास नहीं जाना, तुम्हारा वोट कहाँ है रे, बिहार में है, बिहार के अंदर रखना वोट तुम्हारा हो, तो वहां जो भी स्कीमा है वो स्कीमा तुम्हारे को मिलते। हैदराबाद के अंदर है कि यहाँ वोट डाल के हमारा हक मार के खाते। यहाँ पे अगर यहाँ दवाखानों में इलाज भी हो रहा तो तेलंगाना के लोगों का हो रहा। तुम वोटर आईडी कार्ड लेके जाके, आधार कार्ड लेके जाके तुम जाके हमारे पैसों का इलाज हमारी गवर्नमेंट में कराते, हैदराबाद में कराते। यहाँ हैदराबाद के फैसिलिटीज लेते, तुम तेलंगाना के जाओ, जाके बिहार में लो, जाके गांव में लो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये जितने भी डबल वोट डालने वाले हैं, 10,000 रुपए में एक वोट गांव को जाके डाल के आते, 5 वोट है 50,000 मिलते हैं उनको। कोई पार्टी 5,000 देती, 25,000 वो पार्टी से लेते, कोई पार्टी 1,500 देती, उनसे लेते पैसे, फिर हैदराबाद में भी डालते। ये बुरखे उर्खे पहनने का भी गैब हो जा रहा ना भाई। अब मरगेस वाले तो वोट आके नहीं डाल सकते, एक बात लिख के रख लो। आप घर को आते पूछते उन्होंने दीजिए, प्रूफ दीजिए, नहीं है, मर गए उन्होंने बोलते वहां पे नहीं हो रहा ना, डिलीट हो जा रहा। अब राशन कार्ड की, राशन शॉप के ऊपर देखा आज मैं, राशन शॉप पे केवाईसी कर रहे हैं, आप अंगूठा लगा रहे हैं लोग, मैं खड़े के बहुत देर तक देखा, घर में 6-7 मेंबर है, अवेलेबल 4 जने हैं, 3 जने नहीं है। राशन शॉप वाला ये बोल रहा जितने है अंगूठा लगाओ, बाकी का कट जाते केवाईसी में। अच्छा, और दूसरी चीज सुनो आप, पेंशन जो गवर्नमेंट का ले रहे, बेवा है बोल के, बीमार है, हाथ टूट गया, मुंह आंख को नहीं दिखता, अंधे है, बहरे है, मेंटली डिसेबल्ड है, इन लोगों का सुनिए आप क्या हुआ, 1,40,000 फेक निकले। उसका भी सर्वे चल रहा। 1,40,000 लोग तेलंगाना के अंदर झूठा पेंशन ले रहे थे गवर्नमेंट से, झूठ बोल के ले रहे थे। 1,40,000 यानी हकदार का हक मार के ले रहे हैं। कारपोरेटर से रिकमेंड करा लिए, एमएल से बोलने लगा लिए, एमपी से बोलने लगा लिए, और जो है पेंशन ले रहे हैं। तो एसआईआर के लिए मैं बोलना चाह रहा था, खास तौर से एसआईआर के लिए परेशान मत हो, एसआईआर बहुत ईजी है, घर पे आ रहे हैं। उनका जो मशीन है, उनके मशीन के अंदर वो सिस्टम है, उन्होंने बटन दबाते के साथ ही मैपिंग हो जाती है आपकी, एक ही बार दबाते हो जाती, समझ गए ना। तो आप लोग ऐसा टेंशन मत लो, वो क्या है क्या नहीं, वो लोग घर के ऊपर आते, आप लोग अपना काम कर लो। जो फार्मा बना के दिए थे इन लोगों को, वो गारत हो गए, समझो टाइम खराब और आपका वक्त खराब करे वो लोग। उनका ने कोई मशीन नहीं है करने के वास्ते, खाली मैपिंग बोल के करने वाली जो मशीन है वो आ रही घर के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों। अब आइए वक्फ बोर्ड के ऊपर 1-2 बात करते हैं। वक्फ बोर्ड में सदर साहब की वोट मार्जिन कम होती, नेक्स्ट इलेक्शन में कम नहीं होती भाई। सदर साहब लटक जाते, एक एक के पेट में मुंडियां डाल के पैरा पड़ लेते फिर ना सदर साहब। अम्मा वोट दियो, खालम्मा वोट दो, चची माँ, ताइबा पछाने, मैं हाँ जरा आता हूँ, क्या काम है बोलो अम्मा, कुछ भी काम है तो बोलो ना अम्मा। ऐसा फिरना पड़ता,
एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आती ना, उसके बाद इनकी सूरत देखो क्या कैसी होती सूरत। इनकी सूरत से मालूम हो जाता कितने वोटा निकल गए, झड़ गए। और ये बिहारियों पे नजर रखो, खास तौर से यूपी वाले, बिहारी, महाराष्ट्र, गांव वाले। अरे रहते गांव में, हैदराबाद में वोटर आईडी बनाए हुए, निजामाबाद में रहते, वहां रहते, यहाँ रहते, या हैदराबाद में वोटर आईडी बनाए हुए, वहां भी जाके वोट डाल के आते, यहां भी वोट डालते। वैसे वोट कट रही। अब आप लोग परेशान मत हो, अपन लोगों की वोट नहीं कट रहे। हैदराबाद के जो वोटर हैं, अपन है, अपना वोट बराबर है। वोट उनके कटेंगे जो हराम के वोट है, जो चोरी के वोट है। फॉर्म 6 सेल्फ डिक्लेरेशन है, दो ना सेल्फ डिक्लेरेशन। सैयद बिलाल में वो बंबई की छिनाल के बारे में बोला ना, अभी सुना दिया ऊपर कहानी पूरी। अब लेट है क्या? पूरी सुना दिया उसकी कहानी। कुछ नहीं करना, बहुत बदबूदार है, बीमार है, एड्स हो जाता, जर्रा कुछ करते की साथ ही बीमारी लग जाती। अपनी सेहत का ख्याल रखो, उसको कुछ नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको बहुत दूर से करने का रहता। समझ रहे हैं आप? बहुत गंदी है उन्हें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब्दुल रहमान, अच्छा सब्जेक्ट बोले आप मुझे अभी। अब्दुल रहमान बार बार बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको हमको लड़ने का है। एक लड़ाई तो अपने को एक जगह पे लड़ना है यार, एक बार तो अपने को रोड पे निकलने का है। हिजड़ों के सर का घर में बैठेंगे तो आपको मार के हिजड़ा बना देंगे, पूरा नापुंसक कर देंगे आपको। आपको अपने हक के लिए आपको एक बार रोड पे आना पड़ता और एक लड़ाई लड़ना पड़ता हुकूमत के साथ, बीजेपी हुकूमत के साथ। एक लड़ाई आपको जो है फाइनल लड़ाई लड़ना पड़ता। एक सिविल कोड तो हम होने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड तो हम होने नहीं देंगे। हमारा मजहब, हमारा खाजी हमारा निकाह पढ़ाएगा कुरान के तरीके से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हिसाब से हमारा निकाह होगा। कोर्ट में जाके हम शादी नहीं करेंगे, कॉमन सिविल कोड में अदालत में जाके खड़े के शादी नहीं करेंगे हम। शादी तो खाजी से करेंगे। अब तुम बोलेंगे जाके रजिस्टर कराओ, नहीं कराते रजिस्टर हम। क्या करते तुम? क्या उखाड़ लेते? हमारा उखाड़ लो। जेल में डालते, जेल में डालो। कितनों को जेल में डालते हैं? अगर हम लाखों निकल गए बाहर तो तुम्हारे कने जेल कहां है बाबा? कौन सी जेल में डालते तुम हमारे को? पार्लियामेंट में क्या गिच्ची हुई सैयद सलमान। पार्लियामेंट के अंदर यूसुफ पठान बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहा, तो अपना सदर साहब बोला कई को कर रहा एहतजाज, बैठ खामोश, गुजरात में तेरा घर तोड़ देंगे, डरा के उसको बिठा दिए। वो बात बाहर आ गई पार्लियामेंट की, निकल गई। वही काम करते ना है ना अंदर बैठ के, बीजेपी की दलाली है ना, और कुछ भी नहीं है। बोले तो गुस्सा आता, मैं बीजेपी की बीटीएम नहीं हूं, मैं दलाल नहीं हूं, मैं खाता नहीं, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हरी 4 साल में यूपी को नहीं गए मियां तुम, उत्तर प्रदेश को 4 साल में नहीं गए नकीबा, गए योगी को जिता के आके जो गायब हो गए, आज तक नहीं आए आप। हाँ, कोई अच्छा कमेंट कर रहे हैं, 1 सेकंड भाई, बहुत अच्छा कमेंट कर यार। ऐसे अच्छे कमेंट आए तो पलटा के देख के जवाब देना पड़ता। फार्मर्स फ्यू FZ फार्मर्स लड़के बिल वापस कराए, अपन भी लड़े तो होता कुछ ना कुछ कॉमन सिविल कोड का। यकीनन बेहतरीन कमेंट आपको मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। बराबर लड़ेंगे, वैसे ही लड़ेंगे, रोड के ऊपर बैठ के। जेल में डालेंगे तो जेल में जाएंगे, मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन कॉमन सिविल कोड शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी दुनिया को बता देंगे अपना एहतजाज, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया चीखते रहना कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एहतजाज चल रहा कि करोड़ों मुसलमान रोडों के ऊपर बैठा हुआ है, निकला हुआ है, रास्ते बंद है, और ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। यकीनन अरे वो अमित शाह तड़ी पार
क्रिमिनल लोग या गुजरात के गुजरातियां, बिल तो हम वापस करा के रहेंगे अगर तुम लेके आएंगे तो। और मैं पहला आदमी रहूंगा, पहला जिस दिन होऊंगा हैदराबाद के अंदर, सबसे पहले आवाज मैं लगाऊंगा। मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करूंगा, मैं अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करूंगा। मुझे जेल में डालेंगे तो पहले मैं जाऊंगा, मार देंगे तो मर जाऊंगा। कामान सिविल कोर्ट के ऊपर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हमारा निकाह कोई पंडित नहीं पढ़ाएगा, हमारा निकाह हमारा खाजी शरीयत की रोशनी के अंदर पढ़ाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज। हम लिख देंगे अपने चेहरे के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। कफन सर पे बांध के निकलेंगे सफेद पट्टियों के और कहेंगे नो कॉम्प्रोमाइज। कॉमन सिविल कोड के बारे में मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कुरान के अंदर मुदाखलत करेंगे तो मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नमाज के बारे में हमको सताएंगे, मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारी ईदैन के ऊपर सताएंगे, मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्या बात है भाई? गाय में नरम क्या बोले तो फेफसा। क्या हमको दबाते जाएंगे, हम दबते जाएंगे? बहरहाल दोस्तों, मोहम्मद अब्दुल मजीद वालेकुम सलाम, खैरियत? नवाज गौरी साहब वालेकुम सलाम। तैयार रहिए, आने वाले दिन बड़े सख्त आने वाले हैं, क्योंकि ये हरामजादों के बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो रहा किस किस्म के बयानात मोहम्मद राशिद सलीम साहब, मुश्ताक मलिक साहब में इग्नोर करे आपको। मुश्ताक मलिक मीटिंग में नहीं इग्नोर नहीं करे। वो मेरे बाजू में एक चचा बैठे हुए थे, वो बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। वो मैक मेरे पास आ गया। वो भी बड़े अच्छे आदमी है, बड़े मियाँ हो, तो वैसा दिखा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़ी इज्जत करते हैं मुश्ताक मलिक साहब, बड़े उससे बुलाते हैं मुझे। और इजहार नवाब चिचा SIR हुआ तो अमजदुल्ला खां, नामपल्ली, फिरोज खां पक्का फिर इंशाल्लाह 200% अल्लाह ने चाहा तो। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब वालेकुम सलाम। GHF से इलेक्शन का भी पता नहीं है भाई कब होने वाला है। मेट्रो ट्रेन के वास्ते सबसे पहले आवाज कौन उठाए? सबसे पहले मेट्रो ट्रेन के लिए आवाज बहुत सारे लोग उठाए। हमारे MIM के कारपोरेटर थे गौस भाई, चुड़ी गौस, अब MIM में चले गए। देखो उन्होंने 4 वक्त अरेस्ट करा लिया अपने आप को अरेस्ट करा लिया उन्होंने। उस्मान अल हाजरी आवाज उठाए, मैं आवाज उठाया, कई लोगों हम लोग जुलूसा निकाले, अरेस्ट हो गए नाकों को। अब वो सब रेडी हो जाता पूरा, दुल्हन पूरी तैयार होते ही दूल्हे राजा आ जाते, घूंघट उठा के, मैं पसंद करा था ने आपको, हो मेरे बोलने से निकाह हुआ ये अपना दोनों का, फौरी आ जाते। अरे वो रेवंत रेड्डी आने के बाद में उसको पास करा और बोला कि जो है मैं जब तक मेट्रो ट्रेन नहीं बनेगी दोबारा मैं वोट लेने के लिए ओल्ड सिटी में नहीं आऊंगा बोला। और वाकई बहुत तेजी से वो काम करवा रहा है। वो गवर्नमेंट का काम है, जो गवर्नमेंट का काम हुआ ये मैं कराया। जो गवर्नमेंट का नाला बनो, अब वो चार मीनार भी, अगर चार मीनार करने गए तो बोलते हैं चार मीनार भी हमारे दादा बनाए थे, मक्का मस्जिद हमारे परदादा बनाए थे, खिले गोलकुंडे में हमारे नाना रहते थे, फलकनुमा पैलेस हमारे फुप्पा बनाए सोए। अरे क्या है भाई, तबीयत को बना लिया। हुकूमत का काम चारों तरफ चलते रहता, मैं करा तू करा, चिचा बहादुरपुरे से लड़ो जीत जाते। इंशाल्लाह सहज शादी तो बराबर लड़ूंगा। चिचा फिरोज का ऐसी हरकतें कई को करते हमेशा, अल्लाह उसको नहीं हिदायत दे बेचारे को। वो क्या करता, कभी कभी उलट पुलट कर लेता। वो आदमी अच्छा है फिरोज खान, दिल का बहुत अच्छा है, बाटा अंबोटी उसका हाथ खुला है, अपने साथियों को, गरीबों को, सबको बांटते रहता। कोई जमा करके घर को नहीं ले आता, घर में से लाके बांटता। उसकी जिंदगी बाटा अंबोटी काम वही है भाई। अल्लाह उसको जो है कुछ दे दे। उसके साथ नाइंसाफी हो रही। नेल पॉलिश गिरीस चलेगा चचा, विरासत खां बिल्कुल चलेगा। नेल पॉलिश गिरीस आप ले लेके, उन्हें कहाँ रहती वो नाजिया इलाही खां, जाओ जाके उसकी ग्रैंड में गिरीस लगाओ। आप ये जो गिरीस यहाँ लिख रहे हैं ना, आप गिरीस का डब्बा लेके जाओ, आप अच्छी घट गिरीस ले आओ और उसको बोलो जरा 1 मिनट बोल के झुका के उसकी ग्रैंड में हाथ से ऐसा दबा के अंदर तक लगा दो। उससे एक फायदा होता,
अब जैसा कुत्ता कुतिया है, आप एक कुतिया को पकड़ के लाओ, कुतिया की ग्रैंड में ग्रीस लगाओ। अब उन्हें भोंकना बंद हुआ था उसका, पीछे जो ग्रीस लग जाती ना, ग्रीस लग गई तो उन्हें बोल नहीं सकती, भोंक नहीं सकती। भोंकने के वास्ते पीछे का पावर होना जरूरी होता, तो उसकी आवाज निकलती, नहीं तो नहीं निकलती। बेहतरीन। आप जब से लिखते जा रहे मेरे को आइडिया जहन में आया, आपको आने जाने के टिकट के पैसे भी देता हूं मैं, आने जाने के टिकट के पैसे भी देता हूं। कहा है कलकत्ता में, बम्बई में, बाई एयर जाओ आप, जाके उसको मिलके बोलो मैडम एक बेहतरीन दवा लाया हूं मैं। आप जो है ना सब चीजें टाइट हो जाती है आपकी, जो अभी सुराखा बड़े बड़े हो गए वो रहे ना, सब एकदम मैं दवा लेके हैदराबाद के हकीम सैयद सलीम साहब दिए, बोल के तुम ले आके ग्रैंड को लगा दो। उसका बोलना ही बंद हो जाता, उसके बयाना नहीं आते। कहीं को बोले तो उन्हें जितना बोल रही ना वो स्लिप हो जाती टंग। एक आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं मैं, वेल्डिंग मार के बंद करना, वेल्डिंग से भी नहीं होता। वेल्डिंग भी क्या है बोले तो टूट जाती, ज्यादा प्रेशर पड़ा तो खट बोल के निकल जाती। प्लेट लगाना पड़ता, ऐसी लोहे की प्लेट, बाजुओं से प्लेट मार के बीच में से प्लेट, बाजुओं से स्क्रू लगाना, नट बोल्ट, उसके अंदर प्लेट डाल के वेल्डिंग करे तो उन्हें रहती। नीचे छोटी जगह छोड़ देना उसको यूरिन वूरिन कर लेने के वास्ते, और वो प्लेट को लाक डाल देना। मैं बीच में एक फोटो डाला था, देखो बाजा सिंह की बहन की, पीछे जो है वो जाली डाल के लाक डाल दिए। वैसा इसको जो है एक वेल्डिंग की पूरी चड्डी बनाना है, बना के उसको लॉक कर देना। बड़ा अच्छा गोदरेज वालों को बोल के बना के लगा देना ताला, तो कम से कम उन्हें बीमारियों से बच जाती। शटर की गिरी, सही बोले कादर खान। पुरपुर रंडे, अरे पुरपुर रंडे का तो मजा आया सैयद सलमान। पुरपुर रंडे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहने गया, जाके वहां बोल रहा वजीर हमलो मखुल। अम्मा वजीर क्या किए भाई, अजीबी उर्दू बोला भाई, वजीर नखलो अमल है वो, यानी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, उनको बोल दिया छुटते के साथ ही वजीर क्या चीज बोल दिया भाई। अरे रे, हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। पुरपुर रंडे, पुरपुर रंडे मुंह खोलते गड़बड़ हो जाती, पूरा पुरपुर हो जाता। कांग्रेस गवर्नमेंट की हाफ टेन्योर कंप्लीट हो गया, परफॉर्मेंस कैसी है आपकी नजर में? अब्दुल रहमान, परफॉर्मेंस सो है, कोई खास नहीं है कांग्रेस की परफॉर्मेंस। हम चूंकि बीआरएस बीजेपी के साथ मिलकर जारी थी, हर बिल में साथ दे रहा था केसीआर मोदी का, और मसाजी शहीद हो रहे थे और मुसलमानों को दे नहीं रहा था, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिया, बहुत सारी चीजें हमारे को 12% रिजर्वेशन का बोल के धोखा दिया। ये वो तमाम चीजों से हम नाराज थे, कांग्रेस को लेके आए। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ जो वादे किए उसको पूरा करते या नहीं करते। मैं कुछ दिन बाद मिलूंगा रेवंत रेड्डी से। मैंने भी एक मेमोरेंडम दिया था इनको 12 पॉइंट का, और लंबी गुफ्तगू हुई थी मेरी अब मौजूदा सीएम की। उनको मेमोरेंडम लेके जाऊंगा मैं, उनको याद दिलाऊंगा इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब वादा करे थे इंप्लीमेंट करते बोल के, करते ये मुसलमानों को देते या नहीं देते, खुला खुला 2 पॉइंट। और आप बोले थे फिरोज खान के लिए मैं कुछ करूंगा। कुछ क्या करूंगा? मैं बोला था कि फिरोज खान मेरा छोटा, आपको क्या चाहिए? मैंने उनसे कहा था मेरे कुछ नहीं चाहिए, फिरोज खान मेरा छोटा भाई, उसका ख्याल करना। इन्होंने पीठ पे मार के बोले फिरोज खान को हंस के, फिरोज मेरा भी तो भाई है ना, मैं ख्याल नहीं करते बोल के हम तीनों मिलके हंसे वहां पे। जो हुआ वो बता रहा हूं मैं। तो अब उन्होंने फिरोज खान को एमआईएम की गोद में बैठ के अवॉइड कर दिए, या एमआईएम इनके गोद में बैठ गई, इन्होंने अवॉइड कर दिए। तो मैं पूछूंगा मैं कि आप ये वादा करे थे और ये 12 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया था मैं, ये पर्सनल वादा आप करे थे, दोनों भी आप जो है इनकम्प्लीट है, तो क्या दोबारा आपका साथ देना कांग्रेस का, या कांग्रेस का साथ छोड़ देना? डिसाइड करेंगे बातचीत के बाद ही। बातचीत थोड़ी होंगी लेकिन सख्त होंगी बातचीत। उठूंगा, बाहर आऊंगा, उनकी गेट के बिल्कुल सामने खड़े के मैं आपको लोगों को लाइव बोलूंगा मैं अंदर क्या बातचीत हुई, उसके बाद में फैसला करूंगा।
यसर के शारूफ वालेकुम सलाम, मोहम्मद राशिद यू शुड बी एमएलसी, थैंक यू। और उमर अली साहब बोल रहे हैं कि सलीम साहब, तो मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर एक दो जुमले बोलना चाह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की मीटिंग हम लोग किए और उसका ताला खोलने का डिमांड करे और उसका ताला खुलने वाला है। मोहम्मद समीर खान, ओल्ड सिटी में बदलो कब आता चीचा, आखिर अवाम बहुत परेशान है वाक़ वहाँ की। ओल्ड सिटी में तब्दीली भूल जाओ अब, क्योंकि ओल्ड सिटी का माहौल और ख़राब हो रहा। ओल्ड सिटी के अंदर गांजा, ड्रग्स, हीरोइन, क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे नशे पुराने शहर के अंदर मिल रहे हैं, आप लोग ताज्जुब करेंगे सुन के। सैयद सोहेल अल हाशमी वालेकुम सलाम, इतना ड्रग्स पुराने शहर में हो गया। गांजा तो मामूली चीज है, मर्डर्स तो ऐसा हो गए हैं शहर में। मर्डर बोले तो जो है वो चलते चलते वो केक, वो छुरी लेके जो है केक काट दिया, हैप्पी बर्थडे का केक काट दिया जैसा। ओए मोहम्मद हसीब, अस्सलाम वालेकुम, पहचाने सलीम साहब? हाँ हबीब, हसीब पहचाना आपको मैं। तो इस तरह मर्डर्स हो रहे हैं, औरतों के मर्डर कर दे रहे यार। 3 आदमी 3 बीवियों का मर्डर कर डाले, 3 औरतों का, एक भावच का मर्डर कर दिया एक तो। हर तरफ खून ही खून। लैंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। जब लैंड ऑर्डर आपके पास है तो चीफ मिनिस्टर का काम है लैंड ऑर्डर कवर करना, देखना। लेकिन अब उन्होंने अपना होम मिनिस्ट्री का जो है वो भी अपने पास ही रख लेके बैठे हुए रेवंत रेड्डी साहब। अरे किसी को होम मिनिस्टर बनाओ भाई, फिरोज खान को बना दो एमएलसी बना के, किसी को तो आप सीट दो। आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप किसी को दो, वो निकल के नाके वाके लैंड ऑर्डर मेंटेन करते फिरता हो। ये चांदी मसूद के मर्डर का क्या है चीचा? चांदी मसूद का मर्डर के अंदर उसकी बीवी को उसके अंदर एफआईआर में डालना चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी अपने भाई, अपने माँ बाप जो भी हैं, उन लोगों को चांदी मसूद के बारे में जो भी फीड दी, वो तमाम ये मार रहा, मुझे जला रहा, फला कर रहा, झूठ सच जो बड़ा बड़ा के बयान करी, प्रोवोक करना बोलते इसको, प्रोवोक करी। वो लोग अपनी बहन के बातों में आके, तैश में आके उसको मार दिए, कत्ल जैसा जुल्म कर दिए वो लोग। अगर चांदी मसूद की बीवी को शौहर पसंद नहीं था या मारता था तो जाके बैठ जाना था अपने घर में, बोलना था कि मैं नहीं आती घर को, मेरे को तलाक दे दो या मैं खुला ले लेती हूं, तुम अच्छी इंसान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं गुजरती। हवारी सीन गोलकुंडा है ना भाई? या जाके खाजी कने खड़े के जो है तलाक ले लेना था, खुला ले लेना था, पुलिस में जाके केस करना था, मेरा शौहर ये मारा मुझे, एमएलसी बना के उसके ऊपर केस बुक करना था। मार देने का तो सोल्यूशन नहीं है ना। हर जगह लड़ाई झगड़े होते मियाँ बीवी के अंदर। अब सब जने सुबह शाम खतरा करते रहेंगे तो पूरा शहर लाशों से भर जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएंगी। पुलिस का काम था कि उसकी बीवी को बुक करना था। क्यों? कि उसकी बीवी इसकी पूरी मास्टरमाइंड है, मर्डर की है। खान अहमद खान वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद, अजहरुद्दीन साहब हैं कहीं? दिखे मुझे। मोहम्मद समीर खान वालेकुम सलाम। तो मैं वालेकुम सलाम सीनू गलकुंडा। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कभी मैं बोलते बोलते। उसकी बीवी को बुक करना था, कॉन्स्पिरेसी में बुक करना था। बीवी इज ए कॉन्स्पिरेटर। झूठ सच बोल के भाई को, तमाम को बोल के भाई को कातिल बना दी। अगर उसको लाइव हो गई, सजा हो गई, तो सारी जिंदगी इसका भाई जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन्हें तो दूसरी शादी कर लेके कहीं भी करते करा लेते, हूं कर लेते, मजा करते रहेंगी। कर लेंगे ना शादी किसी और आशिक से, भाई की लाइफ तो बर्बाद होगी पूरी।
उसकी बीवी को चाहिए, पुलिस को चाहिए था उसकी बीवी को मर्डर केस में बुक करते। उसकी बीवी के बगैर मर्डर कैसा हुआ? वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं। अभी आप लोगों ने एक पोस्ट देखा होगा, जामे निजामिया, दीनी मदरसे जामे निजामिया, इतनी बड़ी उसका एक एकड़ की जमीन, हजारों करोड़ की जमीन, उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले क्लेम कर डाले। हैदराबाद के अंदर कहाँ है बत्ती गुल गैंग? कहाँ है वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौलाना बिहारी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बना दिया उसको, सदर साहब। मोमबत्तियां लेके खड़े, एक दिन ह्यूमन चेन बनाए, 2-3 बड़े बड़े जलसे करे, बत्ती गुल बोले, 15 मिनट 5 मिनट बत्ती गुल। अरे हैदराबाद में लूट रही तुम्हारी वक्फ की जमीन, कहां है सदर साहब? बाद में आके जलसों में सुनाते वक्फ की जमीन लूट गई। अरे तुम मेंबर है बोर्ड के, वक्फ बोर्ड के आप मेंबर है जनाब, आज से नहीं है जमाने से। आप एमपी मेंबर होता, मुस्लिम एमपी, आपका एमएलए मेंबर है। पूरी जितनी भी पलटाने वहां बैठी हुई पूरी आपके पट्टे पूरे हो, आप ही बने सो मेंबर है कमेटी में। जरा जाके वहां देखो जरा वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा, देखो, पूछो जामे निजामी की जमीन का क्या हुआ। आज पूरे अखबारों में भरा हुआ है वो, सियासत अखबार उठाओ, बैक पेज पूरा भरा हुआ है जामे निजामिया की प्रॉपर्टी का। मैं भी पोस्ट कराओ, नहीं जाते, माल खाली है या मामला कर लिए गवर्नमेंट के साथ, उठा लिए सूटकेस। तुम तो सूटकेस से मिल्लत है। ऐसा निकले यूपी को सब छोड़ के, यूपी के अंदर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बिहार में चीफ मिनिस्टर बना दिए, बंगाल में बना दिए, अब यूपी में बनाते फिर योगी को। 4 साल से कहां थे बाबू नखीबाई मिल्लत? 4 साल कहां थे? संभल की जामा मस्जिद, कई मस्जिदों को तोड़ दी, शहीद कर दिए, बुलडोजर लगा के कई घरों को, बस्तियों को तोड़ दिए। अरे यूपी को गए नहीं तुम 4 साल से। लेकिन अब आके जो है फिर यूपी में चले गए मुसलमानों का हक दिलाने। अरे जामे निजामिया की पहले दिलाओ में आई है, ये डूब जाती है जमीन, वक्फ बोर्ड की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले खा जाते। तुम भी तो मिले बेचोगे उसके अंदर। तुम्हारी मर्जी के बगैर हैदराबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी कोई लूट सकता? तुम खुद सबसे बड़े लुटेरे। अरे हजारों करोड़ के वक्फ की जमीन लूट के खा गए। लैंको हिल 1 लाख करोड़ की जमीन तुम और शब्बीर अली दोनों मिलके खाए, लगड़ापति राजगोपाल के साथ। आज शब्बीर अली जो जलील हो रहा, शब्बीर अली का जो हालत हो रही कांग्रेस में, वो अल्लाह का अजाब है उसके ऊपर, जो बेच के खाया। तुम दोनों मिलके बेच के नहीं खाए? आ जाओ कहते मदीने को आ जाओ, मैं बी टीम हूं बोल के मैं कसम खाता हूं। चलो मक्का मस्जिद को आ जाओ, मक्का मस्जिद के मेंबर के ऊपर खड़े के, मक्का मस्जिद के मेंबर पे कुरान शरीफ को रखेंगे। मैं आके हाथ रख के बोलता हूं, नखीबा एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक तुम और शब्बीर अली मिल के बेच के खाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा लेके उसको शहीद कर दिए। 1120 एकड़ जमीन, कीमती जमीन, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वक्फ लैंड, बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी रेंटल एग्रीमेंट के तुम और शब्बीर अली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दे दिए। दिए नहीं दिए, मैं बोलता हूं तुम कसम खाओ, या मेरी आल औलाद मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मैं मर गया तो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब ना हो, या तुम मर गए तो तुम्हारे को नसीब ना हो और तुम्हारी औलाद तबाह बर्बाद हो जाए। लैंको हिल के अंदर तुम सूटकेस नहीं लिए? आओ खत्म कर, यहां मक्का मस्जिद में आओ यारो। कहां मक्के को मदीने को चलते, वहां तो इबादत में मसरूफ रहते, सरकार का नहीं हाजिरी देते। ये तुम्हारे फट्टे बातें, बीजेपी के एजेंट है, मैं बी टीम नहीं हूं, वो बातें करते। सरकार के पास जाके करते हैं वो बातें। मक्का मस्जिद में आओ, यहाँ पे अपने हैदराबाद की पब्लिक रहती, आओ कुरान शरीफ रखेंगे जुमा के दिन,
नमाज पढ़ के खड़ेंगे, आओ। मैं बोलता हूं तुम कहां कहां खाए, हाथ रख के बोलता हूं मैं। तुम बोलो नहीं खाया मैं बोल के बोल डालो खाली, नहीं खाया मैं, एक भी वक्फ की जमीन नहीं खाया, कहीं पैसे नहीं लिया, मामूल नहीं लिया बोल के बोलो तुम। अरे क़यामत में जवाब देना पड़ता बाबू। आज बच जाएंगे तुम, यौम महशर के अंदर ये जमीनों के तौख तुम्हारे गले में डाले जाएंगे। क्या समझ रहे क़यामत को, अल्लाह को? ये टोपी शेरवानी पहन के जलसों में नारे तकबीर पुकारते फिर के माहौल खराब करते घूम रहे हैं। क्या नारे तकबीर पुकार रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जाके फतेह कर रहे हैं। करबला में है तुम, गुजरात के जलसे में बोल रहे हैं करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है, ए मुसलमानों वक्त को पहचानो, मजलिस को वोट दो। किसकी आवाज आई करबला से तुम्हारे को, जो गुजरात में तकरीर कर रहे थे? तुमको यकीनन शुमर की आवाज आई होंगी, क्योंकि वही नस्ल है तुम लोगों की, शुमर की, जो इमाम अली मुकाम का सर मुबारक को तन से जुदा करा था, जो कूफे वाले शहीद करे हजरत इमाम हुसैन को, वहां से आवाज आ रही कहते इनको वोट दो बोल के। क्या बेशर्मी के बात है, शर्माना। डेवलपमेंट की बात करो, मुसलमानों की बात करो, पहले हैदराबाद में काम करो यार। हैदराबाद की हालत देखो, क्या हालत है हैदराबाद की, कैसा परेशान है लोग। ये छोड़ के कहते वहां जाके बंगाल में जाके अली का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, अबू बकर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, उमर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब मेरे को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मैं तो आप चीफ मिनिस्टर लेके रहूंगा सीमाचल में। कायम यहां वो 5 MLA जाके बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को गुलदस्ता दे रहे हैं, उसके पैरा पड़ रहे हैं तुम्हारा अख्तरुल बेमान वगैरह। बिहार के चीफ मिनिस्टर के कदमों में फैलान ले लेके मामले कर लेते फिर रहे हैं लोग, साहब ये फैले, साहब ये फैले कर दो साहब, थोड़ा फायदा होता बोल के वो बीजेपी चीफ मिनिस्टर करने फिर रहे हैं। मालूम है ना, तुम्हारे को भी मालूम है। अब इधर आओ, आप बंगाल में गए, उन्हें 1000 करोड़ खा गया, इन्हों 1000 करोड़ खा गए। वो गालियां ममता बनर्जी को, वो गालियां ऐसी है, खराब है, मुसलमानों की दुश्मन है, फला है, गल्ला फाड़ फाड़ के मातम कर रहे थे वहां पे। चलो चलेगी ना, खराब थी चलेगी। अब जो बीजेपी आई तुम्हारी, उन्हें क्या कर रही, कितना जुल्म कर रही मुसलमानों पे। जी फॉक्सन, क्या कर रहे हैं आप, क्या जुल्म हो रहा बंगाल के अंदर। देखो आप मदरसों पे क्या जुल्म हो रहा, हर चीज के अंदर मुसलमानों को वहां टारगेट करे हुए, सुबह शाम कारोबार करने नहीं दे रहे यार। कारोबार मुसलमान यही, यहां पे कारोबार नहीं करना, ओढ़ा चल भाग, तू निकाले, ये बोट निकाल, बोट पे मुसलमान नाम न रहना, चल निकाल, दाढ़ी टोपी दिखी है। अब जाते भी हैं तुम वहां पे, हो नकीबा बंगाल मुर्शिदाबाद को, अब जाते तुम। इलेक्शन के बाद बताऊंगा ममता, तेरे गुंडे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं जब अपनी वाली पे आ जाऊंगा तो इलेक्शन के बाद तेरे गुंडों को देख लूंगा, बोले ना। अब जाओ ना, जाके देखो ना वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जाओ ग्रैंड में कितना तुम्हें जाके वहां बताओ, बिहार जाके बताओ, मुर्शिदाबाद फिर क्या हो, नहीं जाते। इलेक्शन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, गायब, भाग गए। अब यूपी में 4 साल से भाग गए, भगोड़े उद्दीन। अब इलेक्शन आ रहा, फिर पहुंच गए, फिर माल उठाना है वहां पे, पैसा उठाना है, अपने को बचाना है, ईडी से बचाना है, इनकम टैक्स से बचाना है। दुनिया के पुक्के है, इलेक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं मेरे कहने पैसे नहीं है, हजारों करोड़ के प्रॉपर्टियां, पैसा सब क्या फॉरेन कंट्री में चले गया पूरा। कहां है पैसा फिर जो कमा रहे हैं? सो ये करोड़ों के गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये घड़ियां, जूते, ये ऐशो आराम। बहरहाल पेशाब की थैली, अरे क्या जल्दी जल्दी चल रहे थे भाई आज, पेशाब की थैली। वो यार बीबी के अलावे को आए थे हमारे घर के पास, जिप 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 ऐसी स्पीड। अरे मैं बोलूंगा, बोलो
अरे मियाँ देख के बाबा जरा वो थैली फटे हुई है, पूरा पेशाब गिरेगा यहाँ पे बोल के चले गए। अब वो बेटी की शादी है कहते, अल्लाह मुबारक करे उनको, लंदन में कर रहे हैं कहते। फिर अफवाहों का बाजार शुरू हो गया। अब लोग हैं भाई 25 बातें रहते, वो लड़का वो है कहते, क्रिश्चन है कहते, फला ये वह बेकार बातें हैं सब। और ऐसी अफवाहें मत उड़ाइए। किसी की भी बेटी हो औलाद हो उसके लिए नेक ख्वाहिशात, उनकी बेटी की ज़िंदगी के लिए हम तमाम की तरफ से शादी मुबारक हो आपको, आपकी बच्ची आपके दामाद को अल्लाह अच्छी ज़िंदगी दे, खुश रहे, नेक और सालिह औलाद पैदा हो आपकी बच्ची को, बच्चे को अच्छे से रहे, सेहत से रहे आप लोग। हमारा जो इख्तलाफ है वो कौम के मसाइल के ऊपर है। हमारा इख्तलाफ ज़ाती नहीं है, ना आपको हमारी प्रॉपर्टी खा गए, ना हम आपके कुछ पैसे देना बाकी है। हमारा इख्तलाफ कौम का है। कौम का जो नुकसान हो रहा हम बराबर आवाज़ उठा के बोलेंगे, आपकी हरकतों से कौम का नुकसान हो रहा। और मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि कभी भी कोई पोस्ट आए उनकी बेटी के बारे में, दामाद शादी के बारे में, प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिए, इंटरटेन मत कीजिए फेसबुक के ऊपर। जब असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी नवाबों से हो रही थी, वो नवाब के सांचक में होने आई थी। देखो अब गिड्डी क्या नाम है उसका, वो गाने वाने भी गाती, डांस करती। देखो 45 लाख रुपए लेके आई थी उन्हें, 30 लाख या 45 लाख। गिड्डी है ना, वो गाने उन्हें गाती, फिर टीवी में दिखते रहती देखो, लेकिन नाम है ना उसका मशहूर फेमस। नाच रही थी देखो उन्हें आके यहाँ पे गाने गा के, याद नहीं आ रहा नाम मेरे को उसका, तुम लोग को मालूम होगा। सांचक में नाची सब नवाब के घर में। खैर, शादी के फोटो अचानक आ गए, शादी के फोटो आ गए। अब फोटो में इनके असदुद्दीन की अवैसी की वाइफ, बेटियां, सब रिश्तेदार में कपा करे हुए, भारी कपड़े पहने हुए रहते ना औरतें, लेडीज अपने भी शादी के कपड़े उपड़े पहन के बेपर्दा हो गए। वो नवाबों को क्या है भाई, वो नवाबा ले लिए फोटो डाल दिए किसी को, किसी से किसी मेरे कने आए। मैं उसी वक्त लाइव आया, आके बोला कि अभी अभी असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी के फोटो आए हैं, मैं डिलीट कर दिया हूं और तमाम लोगों से कहूंगा कि जो है वो नहीं पोस्ट करना। ये गैर कौम के पास भी जाएंगे, राजा सिंह, पीजा सिंह या वहां उन लोगों ने पहुंचेंगे, वो लोग गंदे बातें करेंगे फोटो को देख के। और ये पर्दे का मामला है, हमारी बहन है वो, और हमारी भांजियां हैं वो, हमारी भतीजियां हैं वो। अल्लाह इनके बच्चियों का नेक नसीबा करे। और उनके लिए मैं दुआ दिया और तमाम को बोला कि जो है सोशल मीडिया के ऊपर असदुद्दीन के जो फोटो आ रहे हैं उसको डिलीट करो। 2-4 जगह आए थे फौरी, जब कभी भी लोगों देख के मेरी वीडियो देख के डिलीट कर दिए। बाद में पता चला कि नकीबा भी बहुत मालूम हुआ तो खुश हुए, बोले कि भाई अरे क्या कैरेक्टर है भाई सलीम साहब का, ऐसा फोटो आ गए थे तो डिलीट कर दिए, करवा दिए। और ख़ुद भी कर दे के ऐसा बोले, मेरे को मुबारकबाद दिए। कहते अरे पाशा ये तुम्हारा ज़ाती मसला है ना, उसमें नहीं बोलते हम, तुम्हारे घर के मामले में नहीं बोलते हम, तुम्हारे भाई के घर के मामले में नहीं बोलते हम, लेकिन हमारे को हद से ज़्यादा दम कर दिए, हमारे पे केसा दिला दिए, हमारे को जेल को भेजा दिए, हमारे को मर्डर केस में बुक करा दिए। ये चिंदी कामा नहीं करना तुम ये जो बैरिस्टर पढ़े, तुम पैसे दे के पढ़े, अपनी काबिलियत से पढ़े या फीस वगैरह पे करके डिग्री लेके आ गए, ये कैसा, ये जो जुल्म जो तुम करते ना लोगों पे। आज ही देख रहा था मैं, नईम कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, आज ही देख रहा था मैं दारुसलाम के पास, फॉक्स का अभी देता हूं नवाब साहब का जवाब। दारुसलाम के पास खबरस्तान के अंदर घरा बना रहे, दाढ़ियां टोपियां हैं, नीचे वीडियो है। और हद ये हो गई कि वो लोग जो वक्फ इंस्पेक्टर है उसकी आंख के ऊपर जाके उसका फोन खींच लिए, वक्फ बोर्ड के स्टाफ का फोन खींच लिए। क्या भाई खबरस्तान पूरे भेज देते, पूरे खबरस्तान में प्लाटिंग कर देते। मर गए तो खबरस्तान ही नहीं रहना मुसलमानों का। मैं मुतवल्ली हूं बोल रहा हूं, दूसरा बोल रहा मैं भी मुतवल्ली कह कर ये खबरस्तान वफ कर दिए सो रहता। मुतवल्ली मीन्स टेक केयर है, तो उसके अंदर मट्टी डाल के तू घर बना लेता खबरों के ऊपर। अब मर गए सवाले कहां जाना।
अब मरे तो कहां जाना, शमशाबाद के आगे जाना, जंगल में जाना, ले आके एक मरतबा फेंक दे के आ जाते, फातिहाना दरूद मर गया मरदूद बोल के लेके जाओ, फेंक दे के आ जाओ। जंगलों में, गढ़ों में, पानी में, जहां भी कुंटे हैं उसके करीब, जहां भी गवर्नमेंट देती, कब्रिस्तानों को बहाल कराओ। नकीबा यहां बहुत काम है, यहां पे, यहां बैठो तुम यूपी के मुसलमानों की फिक्र नको करो, तुम यहां के मुसलमानों की फिक्र करो। निकलो, निकल के पूरे वक्फ बोर्ड वालों को लेके एक एक कब्रिस्तान फिरो, कब्रिस्तान के अंदर घरों को तोड़ाओ, और जो बूढ़ा लगे हुए हैं ना, यहां तदफीन नहीं कर सकते, बंद हो गई बोल के, वो बूढ़ा निकाल के फेंकाओ। मर गए तो 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख। मोहम्मद वजर वालेकुम सलाम। हाँ, कब्रिस्तानों का यह हाल करके रख डाले। हाँ, मकबूल भी बगैर बोले कि लाइव आ गए। अब हाँ, मकबूल भी आ गया जी, मैं आपको फोन करूंगा ही बोला था, मैं लाइव आ रहा हूं बोल के, लेकिन अचानक निकल के आ गया। वो एक औरत जो है ना, अपने सरकार के बारे में, अम्मा आयशा के बारे में गैर गलत बोल रही, हरामजादी, वो उसके गुस्से में आ गया मकबूल भी। मैं कैसे है मकबूल भी? अब सो खैरियत से है? अंता शहीद या शेख, अरे यारो अंता शहीद या शेख, वो काला जोसेफ एक दिन वीडियो बना, गाले अंधेरा मेरे को, वो कोसा की इलम कर दिया करते, इलम करके इसके बच्चे को मार दिया करते। अब क्या बोलना भाई, वो इलम वाला कहाँ है भाई? तो ये बोल मेरे को पहले, हमारे को तो नहीं मालूम है, हम तो 5 वक्त के नमाजी, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह से डरने वाले हैं। हम ये हमारे कहने देख, ताबीज, डोरी, गंडे, पलीते, हमारे कहने कुछ भी नहीं रहते हमारे पास, हम बिल्कुल नीट रहते, सिर्फ अल्लाह से। अब तू बोल रहा कि जो है कुछ करा दे के मेरे बच्चे को मार दिए। अरे तू एक बात ये बोल पहले मेरे को, कुछ करा के मार सकते तो वो कहां कराते हैं हमारे को पता बता, हमारे को काम है एक आदमी को मारना है, बहुत तंग कर दे रहा उन्हें, दम दम कर दे रहा, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में दम कर दे रहा उन्हें, उसका काम करा देंगे तो हमारे को पता बता कहां है लोग। ये ईमान खराब बातें नहीं करना। तेरे बेटे से हमारा क्या ताल्लुक है रे, मासूम बच्चे से? अगर मार देना है तो तेरे ऊपर कराए थे, गलीस इफलास। तो मर गया तो 20 बच्चे तो भी खुश रहते थे, मर गया पलीत बाप हमारा, मर गया मेरा शौहर, मैं बेवा हो गई बोल के उन्हें पानी वानी नहा लेके खुश हो जाती थी। तेरी जोरों, तेरे जैसे गलीज हरामजादे से फालतू बात नहीं करना। तेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ तो मैं पोस्ट करा दुआओं की अपील, वो बच्चा मर गया तो मैं मगफिरत की अपील करा। बोलो आप, मैं मक्के को, मदीने को, उम्रे को गया तो उसके बच्चे के वास्ते वहां उम्रे में भी बोला मैं, अल्लाह इसके बच्चे को मगफिरत करे, वो अच्छा बच्चा था, और इसकी बीवी को सबर दो। तेरे वास्ते नहीं बोला, तेरी जोर को सबर दे बोल के बोला। मगर तू इतना नस्ले हराम है, वो नकीबा हबीबा को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहता, कुछ भी। ये दवाखाने में बैठ गए कहते लोग, हाँ, हर 2-2 घंटे को फोन करके पूछ रहे थे, कहते इसके बच्चे की तबीयत कैसी है। झूठा हराम का मारो। वो हमारा एक मिठा बोल के हबीबा का पट्टा है, उन्हें बोल के दवाखाने की बिल माफ करा दिया, दवाएं ला लो बोल के बोले। इसको फोन करके पूछते, कहते बात करते, थोड़ी थोड़ी देर को बच्चा मर गया, अभी तो झूठ बोल रहा। समीर खान, सलीम साहब वफ की प्रायोरिटी एमआईएम के हाथ में है क्या? प्लीज लेट मी नो। यस, 100% उनके हाथ में है, हुकूमत उनके हाथ में है। यार जरा तुम लोग दिमाग लड़ो, तुम लोग अभी मुरीदों के जैसे बातें करते क्या? हुकूमत उनके हाथ में है। नवाब महबूब आलम खान को घर में से उठा के जेल को भेजा दिए। क्या ये बगैर चीफ मिनिस्टर के परमिशन के होता ये काम? ये नकीबा अपनी ताकत बता रहे हैं कि मैं हैदराबाद का फिरौन हूं, आज वक्त का फिरौन हूं मैं। देखे सैयद सलीम को मर्डर केस में कैसा जला दिया था मैं, चले गया था उन्हें। मैं जिसको चाहे जो केस में जाए डाल के भिजा सकता हूं। ये मर्डर केस में तुमको भी जला रहा हूं मैं। तुम्हारी उम्र 84 साल रहो, 100 साल रहो, जाओ जेल में पड़े रहो। अभी बात हुई मेरी मुजफ्फरुल्लाह खान साहब से,
बेल पिटिशन शायद आपकी जो है हो जाएंगी, और हो गए तो उनकी बेल के चांसेस है। वो बेल के चांसेस को रोकने के लिए फिर नकीबा पुलिस को बोल के जो है पुलिस रिमांड मांगी। जज साहब उसको रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं देता बुड्ढे की जेल रिमांड, वो पुलिस रिमांड नहीं देता मैं। अब बहस का रास्ता खुल गया और शायद 9 मई वाला वहां की बेल हो जाएंगी। अब कल नेपाली और काला वीडियो बनाते आपके ऊपर, सही बोले सलमान, अब दोनों मिलके बनाते। किसकी बाप की जमीन है सलीम साहब? अरे यार, लोग वक्फ करते थे यार, पहले के जमाने में जमीनात बहुत थे। लोगों को शौक था कि हमारे मरने के बाद कोई अच्छा काम हो, पूरा अपने खानदान वालों को, बच्चों को क्यों दूं मैं, थोड़ा हिस्सा वक्फ कर देते थे, दे दो। जैसा मदीना बिल्डिंग है, मदीना बिल्डिंग अलाउद्दीन वक्फ है, उनका बड़ा कारोबार था वो जमाने में। मक्के मदीने की हालत बहुत खराब थी अरबों की। यहां से जब हाजियां जाते थे तो वो लोग कुछ दे के आते थे, उन लोगों की मदद करके आते थे सऊदी अरब में। मक्का मदीना ये बिल्डिंग बना के अलाउद्दीन वाले लिख के लगा दिए, अलाउद्दीन वक्फ फॉर मक्का मदीना, वहां के लोगों के लिए। यहां से किराया वहां जाता था मक्के मदीने के लोगों को मदद के लिए। आपके जो निजाम हैं मर गए, निजाम 7 मीर उस्मान अली खान, सबसे पहला जनरेटर नवाब मीर उस्मान अली खान साहब मक्के और मदीने के अंदर लगाए। समझे आप? इंजीनियर्स गए, बाय शिप गए लेके, ट्रेनिंग हासिल करने के लिए बाय शिप जर्मनी गए, और जाके वहां पे जो है लाइट का कनेक्शन लगाए। वहां रुबात बनाए हैदराबादियों के लिए। हैदराबाद दक्खन के आज भी रुबात है। बाद में जब उनका ने पेट्रोल आ गया, पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो उन्होंने बोले कि ये पैसों की हमको जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पास खर्च कर लो। तो ये पैसे अपने वक्फ बोर्ड को जाते, उसके किराए, मदीना बिल्डिंग के पीछे के जितने भी किराए हैं वो यहां पे जाते, वक्फ बोर्ड को जाते। बिल्कुल कानून चेंज होना। सैयद उबैद, मर्डर के लिए कानून चेंज होना, मर्डर के लिए बेली नहीं होना सालों की, मर्डर करास वाला जेल में रहना, अंडर ट्रायल करना, उसको उन्हें अंदर ही रहता चार्जशीट डाल देना, 3 महीने के बाद उसको जमानत नहीं होना। ये पुलिस चाहिए तो होता ना। अब देखो पुलिस वाले घटते जा रहे हैं, वो 50,000 ले रहा था, उन्हें 2 लाख ले रहा था, उन्हें 4, अरे इसमें लगे हुए पुलिस वाले। पुलिस वालों को बोल रहे कानून नाफिज करो, बोले तो माल बनाने में लगे हुए पुलिस वाले। आप अंडर ट्रायल करो ना, आदमी गया, उसकी वो डाल दो, आप चार्जशीट डाल दो, उन्हें अंदर ही रहता, केस चलता, उन्हें बाहर ही नहीं आता, उसका फैसला अंदर ही रहता, उसको उम्र कैद होना है, लाइव होना है, मौत की सजा है, उन्हें अंदर ही रहता। जो मर्डर करा उसको ये अंदाजा होना कि मर्डर करते के साथ ही चार्जशीट डाल रही पुलिस, 3 महीने में चार्जशीट डाल रही, बेल होने से पहले चार्जशीट डाल दिए तो अंदर ही चले जाता। उन्हें कोई भी मर्डर नहीं करता, सोचता बाहर ही आने का नहीं है यार, पलट के मेरे को अंदर गया तो मैं अंदर ही चले जाता। इसके लिए कोई डायनामिक गवर्नमेंट होना, डायनामिक होम मिनिस्टर होना, असेंबली के अंदर कोई बोलने वाला होना, खाली खड़े के पुकारा, बोले सो बोले, अरे रे वही पुकारा, ये लाओ भाई, असेंबली के अंदर खड़े के लाओ, शहर में इतने मर्डर्स हो रहे हैं, केसों को अंडर ट्रायल करो, कानून पास करो। ये जो पुलिस वाले नाकों में बैठे हुए हैं, 3 महीने में चार्जशीट नहीं डाल सकते क्या? केसों को अंडर ट्रायल नहीं कर सकते क्या? मर्डर केस के लिए एक बेंच बनाओ, एक मजिस्ट्रेट को बिठाओ, एक खोल के बनाओ, स्पेशल जज फॉर मर्डर केसेस, पूरे मर्डर ट्रायल वहां चलाओ। बहरहाल इसके लिए कुछ
इसके लिए जो है असम्बली के अंदर कोई आवाज़ उठाना पड़ता, हुकूमत को तवज्जो दिलाना पड़ता मर्डर्स के लिए। सख्ती का कोई कानून बनेंगे तो हैदराबाद के अंदर मर्डर जो है कंट्रोल होंगे, वरना मर्डर का सिलसिला ऐसे बढ़ते जाएगा और पुराना शहर लोग रहने के लिए डरेंगे। बाद में कहाँ रहते आप पुराने शहर में, नहीं करते शादी, बोलेंगे कहाँ की बच्ची है पुराने शहर की, नहीं चाहिए भाई, कहाँ का है लड़का पुराने शहर का, नहीं भाई नहीं चाहिए हमारे को। ये हाल होने वाला है, याद रखो। जेल का एक्सपीरियंस है नवाब साहब का, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है मियाँ जेल का। मोहम्मद रशीद मत बोलो आप ऐसा जेल का, नवाब साहब को क्या एक्सपीरियंस है बोल के। जेल बहुत बुरी जगह है, मेरे को ये लोग दला चुके हैं कई मरतबा, मैं फेस कर चुका हूं। अच्छी जगह नहीं है जेल, एक एक मिनट नहीं गुजरता वहां पे। और सबसे बड़ी तौहीन तो वो है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहते, चोर, उचक्के, गांजटिया, मर्डरर्स, रेपिस्ट, पास्को वाले, फला ये वो, इस किस्म के लोगों के दरमियान जो है आप पड़े हुए रहते। सोचो आपको कितनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती जेल में। और जो स्टाफ है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, आपके साथ अच्छी जबान में बात नहीं करता, क्योंकि जेल के स्टाफ को ट्रेनिंग है कि आप गाली देके बात करो, झड़की देके बात करो, ताकि वो दूसरी मर्तबा जेल को आने के लिए सोचे। तो प्रैक्टिस है। सुना नवाब साहब को अभी भी हॉस्पिटल में ही है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो उनको बेड दिए, बेडी है हॉस्पिटल में तो बेड रहता है, और बेड पे है, कमोड भी है, व्हीलचेयर है, तो वो बेड पे से व्हीलचेयर पे से उठ के जा रहे हैं। वो आदमी जो लाखों हैदराबाद के नौजवानों को तालीम से आरास्ता करा, वो महबूब आलम खां, आज एक फिरौन वक्त के आप जो है अना के लिए आज जेल के अंदर बैठा हुआ है। बता रहा है फिरौन, देख मेरी ताकत, मैं तुझ जैसे आदमी को भी जेल के अंदर दलवा सकता हूं। ये है, ठीक है, वक्त आएगा दोस्तों। इजाजत दो मुझे, काफी देर हो गई, और मैं वो नवाब साहब के दामद मिल्लत, वही चक्कर है फौकसन, बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ये कब्जा करके जो है दामद को देने का प्लान है, वो दामद मिल्लत को। NRQ न्यूज किसका है, रहीम का या नाहिदा आंटी का है? शेख हुसैन नाहिदा आंटी है आपके वो? अच्छा, तो ये भी रहीम अंकल है क्या? ये है NRQ, मेरे को नहीं मालूम भाई, जोरू मरद का है। NRQ बोले तो नाहिदा, आर से रहीम, क्यू से खादरी, नाहिदा रहीम खादरी बोल के बना लिए थे दोनों। अब कौन चला ले रहे हैं कि नहीं मालूम मेरे को। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और भी बहुत से इश्यूज थे यार, मैं वो इश्यूज पे बात नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला मुझे। फॉक्स खां बिल्कुल सही है, उनके माल है वो, खास माल। और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, सेहत की दुआ कीजिए। मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रे से आने के बाद थोड़ा सा तबीयत मेरी, एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन था मेरा, वो स्टार हॉस्पिटल में यम रऊफ साहब जो सीनियर यूरोलॉजिस्ट है उन्होंने किया। उसके बाद 1 महीने का रेस्ट था मुझे, तो अल्लाह का करम हो गया आप लोगों की दुआ से। या आप लोगों की दुआ मेरे साथ बहुत है, और मैं देखता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ मैं, लोग मिलते हैं मुझसे, और जिस तरह मोहब्बत से मिलते हैं, सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, दुआ देते हैं, और जो खुशी से मिलते हैं, तो देख के अंदाजा होता है कि अवाम के दिलों में मेरी कितनी इज्जत है और लोग कितना चाहते हैं मुझे। ये मालिक का करम है, वही है इज्जत का देने लेने वाला, और कोई नहीं है जो किसी को जलील कर सके। जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता और कोई इंसान उसे जलील करना चाहता, अल्लाह की खुदरत मुस्कुराती है, अरे मैं इज्जत देना चाह रहा हूं, तू जलील करना चाह रहा। अल्लाह ताला की खुदरत मुस्कुराती है। तो तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया हक बात के ऊपर, मैं हक बोला, मेरे को दबाने के लिए, तुम लोगों ने मेरी आवाज को बंद करने के लिए जो जो किया, अल्लाह उसका जरूर बदला लेगा तुम लोगों से। इसकी माफी नहीं है। मैं खुद क़यामत के दिन खड़े के बोलूंगा, या अल्लाह मेरे साथ अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपनी बादशाह चलाने के लिए, अपनी अनानियत के लिए, अपने इख्तिदार को बचाने के लिए ये कई लोगों को कत्ल करवाया, कई लोगों को
सरपरस्त करा, कई लोगों को दबा दिया, लेकिन अल्लाह का करम है, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, अभी भी खड़ा हूं, पहली सफ में खड़ा हूं, अभी भी फिरौन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ हूं, वक्त के फिरौन को बोलता हूं, अरे तू वक्त का फिरौन है। शेख हुसैन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बोलता हूं मोहम्मद सफ़वान आता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब आप लोग इतनी मोहब्बत से आए हैं, इतने कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, और कोई हमारे भाई साहब बड़े दिल के हाथ के एफिजीज भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको अल्लाह अच्छा रखे, आप तमाम को अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, आप तमाम की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए और माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। आजकल देख रहे हैं कि माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं बहुत से नौजवान। मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा, बीवी मिल जाएगी, ससुरा मिल जाएगा, सास मिल जाएगी, सब मिलेंगे बाजार के अंदर तुमको, लेकिन बाजार में माँ बाप नहीं मिलेंगे कोई शॉपिंग सेंटर पे। इसीलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप को अच्छे से पेश आओ। उनके पैरों के नीचे जन्नत है, उनको मुस्कुरा के देखना, मुस्कुरा के देखना माँ बाप को एक उम्र का सवाब है। काबतुल्लाह को देखते बैठना सवाब है, माँ बाप को भी खाली मोहब्बत से देखते बैठना भी सवाब है। यानी हम जब काबतुल्लाह को जाते हैं उम्रे के लिए, थक जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं उम्रा करके, तो खाली काबतुल्लाह को घूरते बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह का ये है फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम सिर्फ काबतुल्लाह को देखते बैठो, देखते बैठो खाली, तुमको सवाब है, और तुम माँ बाप को देखते बैठो उसी तरह तुमको सवाब है। सोचो अब माँ बाप का कितना बड़ा मुकाम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो। दुनिया में जन्नत तुम्हारे घर में है यार, तुम जन्नत के इधर मक्का मदीना के जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे घर में जन्नत दे दिया। जिसके माँ बाप जिंदा हैं, बाहयात हैं, उनके घर में जन्नत है। वो जन्नत को छोड़ के अपने बीवियों के पैरों के नीचे जन्नत को तलाश मत करो। बीवी या सास के पैरों के नीचे जन्नत नहीं रहती। समझो, बात को समझो, मैं बस खरी खरी बोलता हूं, समझे आप। अल्लाह ताला कैसा इज्जत देता। मैं लास्ट उम्रे में था काबतुल्लाह में, मुझे एक फ़ोन आया, किसी ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की, मैं उनसे मिलने के लिए गया। सामने जो चांद की बिल्डिंग है बड़ी, उस बिल्डिंग में उन्होंने मुझे एक फ्लोर पे बुलाया। बड़ी मेरी तवाज़ो की, बड़ा देखने का फ्लैट था वो। मैं देखते रह गया उस फ्लैट को। मैंने कहा ये आपका है? तो बोले नहीं, प्रिंस का है ये प्रिंस बिन दाऊद का है ये पूरे इधर के फ्लैट्स उन्हीं के है ये। मैं तो खैर उनका मैनेजर हूँ, ये इसकी देखभाल करता हूँ। कभी आती है फैमिली यहाँ पे, यहाँ से काबतुल्लाह दिखता है। बहरहाल वो तमाम चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। आप हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, आपका कोई वीडियो में नहीं छोड़ता, मैं देखता हूँ, और मैं यहाँ बैठ के काबतुल्लाह को देख के दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको दुश्मनों से महफूज रखे। अब वो अंदर गए कोई लाने के लिए मुझे, मैं क्या समझा कोई घड़ी वगैरह प्रिंस वगैरह की उतरे हुई गोल्ड प्लेटेड है वो भारी घड़ी, कोई या कोई भारी सी चीज़ ला के देते होंगे मुझे, ये लीजिए बोल के। लेकिन वो कागज़ में लपट के कोई चीज़ को लाए, बड़े एहतराम से मुझे दिए। मैंने उनसे पूछा, हाँ क्लॉक टावर भाई, तो मैं उसको जब खोल के देखा तो मैं बड़ा दंग रह गया। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले ये गिलाफ काबा का टुकड़ा है, ये हमारे प्रिंस के पास आता है, उनके हिस्से में आता है। ये प्रिंसेस बांट लेते हैं और अपने कुछ लोगों को भेज लेते हैं, और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है गोल्ड वगैरह का, वो बड़े बड़े कंट्रीज के उसको जाता है डिले, उसको नीचे का हिस्सा प्रिंसेस के अंदर आता है, लोग बांट लेते हैं। तो इसका मैंने पीस आपको देना चाहता हूँ। मैं रो दिया। फिर मैं लेके आया वो काबतुल्लाह का पीस और ला के अपने घर में यहाँ लगाया। देखिए आप लोग, यहाँ मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, आप लोगों को भी उसको दिखाता हूँ मैं। मोहम्मद राशिद अकबर जगतियाल हैं वो। यस अकबर भाई, सही कहा आपने, जज़ाकल्लाह।
यहाँ लगा है ये, इसको मैंने फ्रेम करके ये यहाँ लगाया। और मैं इसकी जियारत कर लेते रहता हूँ। जब भी मुझे काबतुल्लाह की याद आती है मैं चढ़ के हाथ लगा लेता हूँ गिलाफ को। तो वहाँ पे अब तो इतना रश हो गया कि वहाँ जाके काबतुल्लाह के गिलाफ को जैसा पहले जाके हाथ लगाते थे, पकड़ के दुआ करते थे, अब वो सेहत नहीं रही। अब वो उतना करीब जा भी नहीं सकते। कभी तो व्हील चेयर के ऊपर ही 100 रियाल 110 रियाल देके व्हील चेयर पे कर लिए फिर के, और दूर से देख लिए। तो अल्लाह अकबर भाई को अच्छा रखे, सलामत रखे। वो दिए तो घर के अंदर लगा हुआ है। ओके दोस्तों, इजाज़त दो मुझे, और अल्लाह ताला से आप तमाम के लिए मैं दुआगो हूँ। मैं फिर आता हूँ लाइव, काफ़ी देर हो गई है और आप लोग अभी तक मुझे वो कर रहे हैं। तो चलता हूँ मैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रशीद, वाक़ई पहचाने आप, वाक़ई पहचाने।